हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है। तो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है टेको कोनिशी और इन्हें ही अभी एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये केनिची योकायामा की जगह लेंगे। चलिए हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो अभी एडीबी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार केनिची योकोयामा ने एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है और वे मनीला में एडीबी मुख्यालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। एडीबी की ओर से सोमवार को एक बयान में कहा गया कि जो कोनिशी हैं वो भारत में सरकार और अन्य विकास भागीदारों के साथ एडीबी के परिचालन और नीतिगत बातचीत की अगुवाई करेंगे। बात करें कोनिशी की तो उन्होंने कहा कि हम भारत को कोविड-19 के प्रभाव से उबरने और आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया में मदद करने के सभी विकल्पों पर विचार करेंगे। अब हम बात करते हैं एडीबी की। तो एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में और प्रमुख हैं मसानसुगु आसाकावा। इसके कुल सदस्य देश हैं 68 और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिद्धांत है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया है 16 सितंबर को। अब दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में ओजोन क्षेत्र से उत्पन्न चिंता के निवारण के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में दुनिया के 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1989 को हुई थी और इस प्रोटोकॉल का लक्ष्य वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों पर नियंत्रण करना। प्रोटोकॉल के मुताबिक यह तय किया गया कि ओजोन परत का विनाश करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को सीमित किया जाए, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ जिससे इसके काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़े। आपको पता है जो एसी है या फिर रेफ्रिजरेटर है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही उपयोग आज से काफ़ी पहले किया जाता था, अभी उसमें चेंज हुआ है। इसके बाद दोस्तों 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। बात करें ओजोन लेयर की तो जो ओजोन लेयर है उसे O3 से हम दिखाते हैं और वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज है उनको पृथ्वी तक आने से रोकता है। अगर ये जो रेज है पृथ्वी तक आएंगी तो बहुत सारी स्किन डिजीज या कैंसर का भी खतरा हो सकता है, जिससे ये परत जो है जो लेयर है ओजोन की हमें बचाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और अपने जो एटमॉस्फेयर है उसे ग्लोबल वार्मिंग से बचाना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है ओजोन परत का पतला होने में, उसमें छिद्र होने में। हम दोस्तों सितंबर में अब तक मनाए गए कुछ जो प्रमुख दिवस है उसके बारे में बता देते हैं। तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस तथा विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 7 सितंबर ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, ये 8 सितंबर को मनाया गया। 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया गया और 16 सितंबर को मलेशिया दिवस तथा विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो आपको पिक्चर से ही समझ में आ गया होगा, ये है लियोनेल मेसी और यही अभी 2020 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। अब बात करते हैं हमें फीफा की। तो फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन,
इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1994 को पेरिस, फ्रांस में। इसका आदर्श वाक्य है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। कुल सदस्य देश हैं 211 और अध्यक्ष हैं जियोनी इन्फेंटिनो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य में एक नया एम्स अर्थात अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। तो अभी किस राज्य में ये नए एम्स को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये बिहार के दरभंगा जिले में ये नए एम्स इंस्टीट्यूट खोलने की अभी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है बिहार के मैप में जो ब्लैक कलर से, वही है दरभंगा जिला। तो चलिए हम आपको पहले बिहार के बारे में बता देते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान और विधान परिषद में कुल सीटें हैं 75, विधानसभा में कुल सीटें हैं 243, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 16, लोकसभा में कुल सीटें हैं 40 और इसकी अभी हाल ही में साक्षरता दर में थोड़ा सा सुधार हुआ है। पहले 66% के आसपास था, अब वो 70.9% हो चुका है। लेकिन अभी भी जो मानक साक्षरता दर जो मानी गई है 77 पॉइंट के आसपास, उससे ये काफी पीछे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये है विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, और इन्हें ही अभी ग्रेट लर्निंग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के रक्षा प्रतिनिधियों के बीच वर्चुअली बैठक आयोजित की गई है? तो अभी भारत और यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रक्षा प्रतिनिधियों के बीच एक वर्चुअली बैठक आयोजित की गई है। बात करें तो भारत की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय की रक्षा सचिव श्री राज कुमार ने किया। इस बैठक का उद्देश्य था विपक्षी रक्षा व्यापार समझौते को और बढ़ावा देना। द्विपक्षीय होगा यहाँ पे, द्विपक्षीय रक्षा व्यापार समझौते को और बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो उसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स और करेंसी है यहाँ की यूएस डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और इन्हें ही अभी पेटीएम फर्स्ट क्लास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो चलिए हम पहले पेटीएम के बारे में देख लेते हैं। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा, प्रमुख हैं हरिंदर तखार एवं अमित सिन्हा और ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को और विकसित करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता किया है। तो चलिए हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एमएसएमई अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसे आप कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। एमएसएमई उद्योग जो वो स्थानीय स्तर पर किया जाने वाला एक उद्योग होता है। इस तरह का उद्योग कम लोगों के माध्यम से कम जगह पर ही आसानी से संचालित किया जा सकता है। एमएसएमई उद्योग मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग अर्थात विनिर्माण उद्योग, सेवा उद्योग अर्थात सर्विस सेक्टर। वर्तमान में बात करें एमएसएमई मिनिस्टर की तो वो है नितिन गडकरी। अब बात करते हैं हम सिडबी की। तो सिडबी अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख हैं इसके मोहम्मद मुस्तफा और यह बैंक भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य के लिए स्थापित की गई है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और अभी हाल ही में राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है। राजस्थान को राजाओं की भी भूमि कहते हैं क्योंकि बड़े से बड़े जो किले हैं, दुर्ग हैं, वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले कुछ राज्यों की बात करें उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब है। इसके अलावा राजस्थान राज्य का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को।
इसकी जो कैपिटल है जयपुर, उसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और माउंट आबू जो है वो राजस्थान में ही स्थित है। और भारत की एकमात्र खारे पानी वाली नदी जो लूनी है वो राजस्थान से होकर बहती है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा लग्जरियस ट्रेन जो पैलेस ऑन व्हील है वो भी राजस्थान से बनकर चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक नए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी हरियाणा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को स्थापना की मंजूरी दी है। यह परियोजना दोस्तों हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और परियोजना की अनुमानित कुल लागत होगी 5,617 करोड़। और यह रेल लाइन पलवल से सोनीपत, सोहना, मानेसर, खरखोदा तक बिछाई जाएगी। चलिए हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, विधानसभा में कुल सीटें हैं 90, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 5, लोकसभा में कुल सीटें हैं 10। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दोस्तों ये देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। और बात करें सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पतियों की तो वो इसी राज्य में है। और 1966 में यह भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अब इंडियन रेलवे को देख लेते हैं। तो यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक रेल सेवा है। इसकी कुल लंबाई है 67,415 किलोमीटर। भारतीय रेलवे रोजाना 2.5 करोड़ यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या के बराबर है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1951 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल हैं। रेल राज्य मंत्री हैं सुरेश अंगड़ी। रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव। और पहली यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी को चलाई गई थी, जो मुंबई से ठाणे तक चली थी, जो कुल दूरी तय की थी 34 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने किस भारतीय कंपनी को कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 की आपूर्ति करने की बात कही है? तो अभी रूस ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को ये अधिकार दिया है कि वो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है कोविड-19 की, उसको वो बिक्री कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले रूस के बारे में देखते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और रूस की करेंसी है रूबल। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जारी की गई पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मिजोरम ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष पर रहा है। तो चलिए हम पहले मिजोरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और विधानसभा में कुल सीटें हैं 40, लोकसभा में कुल सीट है 1, राज्यसभा में कुल सीट है 1। यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने हाल ही में होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह प्रतियोगिता किस देश में होने वाली थी? तो अभी ये थॉमस कप और उबेर कप ये डेनमार्क में होने वाला था। थॉमस कप दोस्तों ये जो है ये पुरुषों से संबंधित है और उबेर कप जो है वो महिलाओं से बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 को। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक लॉर्सन और हेडक्वार्टर इसका है कुआलालंपुर मलेशिया में। अब चलिए हम डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। महारानी है मार्गरेथा द्वितीय। प्रधानमंत्री है आंद्रेस फॉग रासमुसेन और करेंसी है डेनिश क्रोन और ये उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किसे डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये 2019 की बुकर पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं मार्गरेट एटवुड और इन्हें ही अभी डेटन साहित्यिक पुरस्कार शांति पुरस्कार 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम प्रदेश सरकार ने किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मुगल म्यूजियम का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। आपको पता है कि जब से ये नई सरकार बनी है यूपी में योगी गवर्नमेंट,
उसने कई जगहों के नाम चेंज किए हैं। जैसे जो बनारस का रेलवे स्टेशन है उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। तो उसी तरह से उसी कड़ी में इन्होंने जो ये मुगल म्यूजियम बन रहा था इसका नाम इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का फैसला किया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, राजकीय पेड़ है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में भारत में छोटे व्यवसायियों के लिए फेसबुक ने कितने करोड़ रुपए के अनुदान राशि की घोषणा की है। तो भारत में छोटे व्यवसायियों के लिए फेसबुक ने अभी 32 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की है। तो चलिए हम पहले फेसबुक के बारे में देख लेते हैं। तो पहले इसका नाम था 2005 से पहले द फेसबुक। स्थापना इसकी हुई थी फरवरी 2004 को अमेरिका में और संस्थापक इसके हैं मार्क जुकरबर्ग। बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में फेसबुक ने इंस्टाग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप का भी अधिग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे तथा अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे तथा अमृत योजना के तहत वर्चुअली बिहार में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। धन्यवाद।